नमस्कार दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, ठंड के मौसम की आमद हो चुकी है। जी हाँ, प्रकृति के कैनवास पर सर्द रंगों का आगमन भी होने जा रहा है और सर्द रातों की ठिठुरन हो या फिर गुनगुनी धूप का सेक, कितने ही एहसासों से भरे होते हैं जाड़ों के ये दिन और रात। लेकिन दर्शकों, कुछ न कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी इस ऋतु में लोगों को बेहद परेशान करती हैं। ठंड के मौसम में हमारे शरीर को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है और इसके साथ ही ठंड के मौसम में कई स्वास्थ्य समस्याएं हर वर्ग को प्रभावित करती हैं। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में हम शीत ऋतु पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठंड के मौसम में कैसे स्वस्थ रहें, कैसी दिनचर्या रहे, कैसा खान पान रहे और साथ ही दीपावली भी निकट है। त्योहारों पर भी आमतौर पर स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं। ये भी जानेंगे कि त्योहारों पर भी कैसे फिट रहें, खूब एंजॉय करें। तो चलिए, आज हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं, परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मुकेश साहू, एमडी मेडिसिन है, जनरल फिजिशियन है और साथ में जुड़ी है डाइटिशियन डॉक्टर प्रीति शुक्ला। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सर आपको आवाज मिल रही है हमारी? मैडम आपको? जी, बहुत स्वागत। मैं पहला प्रश्न डॉक्टर मुकेश साहू जी आपसे करना चाहूंगी। सर, जैसे कि हमने हमारा टॉपिक ही लिया है कि ठंड का मौसम और स्वास्थ्य, तो ठंड के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां लोगों को विशेष रूप से शुरुआत से ही हो जाती हैं? कई लोग ठंड के मौसम में बीमारियों के जो लक्षण है उसको इग्नोर करते हैं। सर, क्या कहेंगे, क्या बीमारियां और कैसे लक्षण होते हैं? जी, दिवाली की शुभकामनाओं के साथ देखिए, जब भी ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम का बदलाव होता है, तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण में बहुत सारे वायरस, बैक्टीरियाज और बहुत सारे इस टाइप से चीजें जो हैं ये आनी शुरू हो जाती हैं। इस बदलते मौसम में हमको सबसे पहले जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो है रेस्पिरेटरी रिलेटेड सिम्टम्स। जैसे अगर किसी को ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, तो ऐसे मौसम में उसको विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये समय वायरस का बहुत ज्यादा इस समय फ्लक्चुएट होते हैं। तो इस समय सबसे ज्यादा ब्रोंकाइटिस, हृदय संबंधित समस्याएं, एलर्जिक पेशेंट हमको देखने को मिलते हैं। वाटर बॉर्न इन्फेक्शन जैसे टाइफाइड हो गया और यूटीआई हो गया, ये हमें डे बाय डे देखने को मिलते हैं। तो हमें इस समय अपने इन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आपने कहा कि वायरस इस वक्त ज्यादा एक्टिव होते हैं और मौसम शुष्क होने की वजह से शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है। सर, ये भी जो जैसे अब ठंड की तो शुरुआत है, अच्छी खासी ठंड दिसंबर में पड़ेगी। सर, क्या इसमें जो छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे हैं और जो घर की जो महिलाएं हैं, युवा वर्ग जो ऑफिस में काम करता है, उनमें मतलब किस तरह की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं अगर वो ध्यान न दें तो? देखिए, इसमें सबसे पहले खान पान का तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर मैडम प्रीति शुक्ला मैडम जुड़ी हुई हैं, वो इस बारे में आपको बताएंगी। लेकिन जो हमारा फिजिकल जो सिम्टम्स आने शुरू होते हैं वो एक वीकनेस, हाथ पैर का, बॉडी एक, हेडेक, फीवर, वायरल सिम्टम्स, कॉफ, कोल्ड, ये जो जितने भी वायरल इन्फेक्शंस हैं ये आने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हाउ टू इम्प्रूव अवर इम्यूनिटी पावर। हमारा इम्यूनिटी अगर अच्छा है तो हम इस समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इस बदलते मौसम में हृदय रोग ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कार्डियो रिलेटेड, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम की हड्डियों से जुड़ी समस्या, अगर किसी को पुराने हड्डियों से जुड़ी समस्याएं हैं तो ये भी रिकरेंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे आर्थराइटिस है, गठिया है, रूमेटाइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो इस समय इन चीजों का बहुत ज्यादा ये इम्प्रूव होना, ये चीजें आना शुरू हो जाती हैं। तो हमको ध्यान देने वाली बात ये है कि हमको इनको कैसे रोका जाए। जी, तो ये प्रश्न के ऊपर इसका और भी मेरे मन में प्रश्न है जो आपसे पूछने हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रीति भी जुड़ी हुई है जो कि न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है। मैम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी दिवाली का त्योहार है, बिल्कुल सामने है, कुछ मतलब इसी हफ्ते से दिवाली शुरुआत हो जाएगी। अभी आपने भी देखा होगा मिलावटी मावा, कई छापामार कार्रवाई हो रही है, बहुत समस्या मिल रही है, मिलावटी मिठाइयां और ये, तो ऐसे में कई स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं। तो एज ए डाइटिशियन आप त्योहारों पर कैसे खान पान रहे और क्या कुछ खाना चाहिए, सभी वर्गों को क्या कहेंगे? नमस्कार। अभी जैसे दीपावली के सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं, पर इसके साथ साथ में स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले तो ना, जो हम उत्पाद घर में बना सकें, जो हम मिठाइयाँ घर में बना सकें, उन पे पहले रिलाय करें।
देखिए, प्रोडक्शन उतना नहीं है जितने की डिमांड हो रही है। हर मतलब मध्यम वर्ग से लेकर सबसे लो इनकम ग्रुप भी आजकल बाजार की ही मिठाइयाँ खाना पसंद करते हैं, तो इतना सप्लाई ही नहीं है। तो इसमें नकली मावा और ये सब बनना स्वाभाविक है। इसलिए कोशिश ये करें कि सबसे पहले तो अपन घर की चीजें लें, गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ खा लें, क्योंकि गुड़ में मिलावट कम हो रही है। दूसरी, तिल्ली, मूंगफली, इन सब चीजों का प्रयोग करें। इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा और इसके अंदर प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में मिल जाता है। जो कि कहना चाहिए टॉक्सिक मटेरियल जो होते हैं वो इन सब चीजों में कम से कम पाए जाते हैं। मिठाइयाँ ये भी अच्छी हैं, आप इनसे बनाई हुई चीजें ले लें। अब जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति का दैनिक आहार यदि हम बात करें, तो यदि वो 60 किलोग्राम व्यक्ति का वजन है, तो उसको लगभग 60 ग्राम प्रोटीन की देने की आवश्यकता है। तो लगभग उसको हर मील पे प्रोटीन रिच, कार्बोहाइड्रेट रिच ऐसा खाना खाना ही चाहिए। व्यवस्था ऐसी रहती है घरों में कि कई लोग ब्रेकफास्ट मिस करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है, क्योंकि आप डेली बेसिस पे आप अपने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट फैट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे होते हैं, तो आपका ना इम्यूनिटी पे अफेक्ट आता है। और इम्यूनिटी पे जैसे ही डाउन आएगी, वैसे ही आपको, जैसे भी ऋतु परिवर्तन होंगे वैसे ही आपको इन्फेक्शन लगने लग जाएंगे। तो पहली चीज क्या है कि हमें अपने जो कहना चाहिए बैलेंस खाना, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ऐसे व्यवस्थित टाइम पे करना ही चाहिए। आपका जो भी न्यूट्रिएंट डेफिसिट होता है डाइट में, वो आपकी इम्यूनिटी को प्रभावित करता है, तो उससे आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो लोग मतलब आजकल निम्न वर्ग भी बाजार से ही खरीदता है, क्योंकि निम्न वर्ग को भी अब बाजार से खरीदने की आदत लग गई है। प्रोडक्शन कम है, खरीदने वाले लोग ज्यादा है। ये बात आपने बहुत अच्छी यहाँ पर मेंशन की है कि जिस तरह से प्रोडक्शन कम है और खपत ज्यादा है, तो मिलावट होना तो बिल्कुल तय है कि मिलावट के बाद ही लोग वो कर पाएंगे, खरीदेंगे। मैम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये बात तो आपने मूंगफली की, चने की बात कही कि इन सब का सेवन, तिल का, गुड़ का सेवन, ये सब ठंड में करना चाहिए, पर छोटे बच्चे, गृहिणियां जो कि सबसे ज्यादा अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं, तो क्या ऐसे मौसम में, ठंड में शुरुआत से ही क्या चीजें खाने में शामिल कर लेनी चाहिए जिससे कि सभी, पूरा परिवार, पूरा घर स्वस्थ रहे? हाँ, देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि घरों में पहले बहुत अच्छी अच्छी चीजें, मिठाइयाँ भी ठंड के सीजन में बहुत अच्छी बनती थी, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनते थे। मतलब वो एक तय बात थी कि मूंग की दाल के, उड़द की दाल के लड्डू बनेंगे और उसमें खूब सारे ड्राई फ्रूट्स डाले जाते थे। तो ये एक इम्यूनिटी बूस्टर भी होता था, कैलोरी रिच भी होता था, प्रोटीन रिच भी चीज होती थी। तो ये तो सभी गृहिणियां बना के रखें और पूरे परिवार की सेहत इन लड्डुओं से ठीक की जा सकती है। जैसे कि हम बात करें कि जो ICMR है वो क्या कहता है कि वेदर के अकॉर्डिंगली क्या किसी की कैलोरी रिक्वायरमेंट चेंज होती है क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई कैलोरी रिक्वायरमेंट चेंज नहीं हो रही है। आपका दैनिक आहार ही इतना व्यवस्थित हो कि आपको एक्सेसिव चीजें करने की कोई भी ऋतु परिवर्तन के समय भी जरूरत ना हो। तो यानी कि आपका डेली का ही डाइट यदि बैलेंस है, तो फिर हमें इन लड्डुओं की भी जरूरत नहीं पड़ती है। गृहिणियां क्योंकि घर का पूरा काम करती हैं और अपने ही आहार पे ध्यान नहीं देती हैं, तो कभी नाश्ता किया कि नहीं किया, लंच जल्दी करने के चक्कर में नाश्ता स्किप किया, दूध तो लेते ही नहीं है, दही तो बोले इस ऋतु में दही कैसे खाएं। तो हमारे एप्रीहेंशन बहुत है, मतलब हम स्वयं को लेके बड़ी चिंतित हैं कि ये कैसे पचेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपकी वही एक इंटेस्टाइन है जो गर्मी से लेके, सर्दी से लेके रेनी सीजन में भी वही काम कर रही होती है। तो इट नोज हाउ टू डाइजेस्ट एवरीथिंग। तो जस्ट कम आउट ऑफ दैट फियर कि भाई हमें ये कैसे पचेगा। तो इसलिए आप अपना बैलेंस्ड भोजन रखिए। ऋतु परिवर्तन में आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आपको बाकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और गृहिणियां अपने खाने पे विशेष ध्यान दें।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत कही कि इंटेस्टाइन वही है, ऋतु परिवर्तन होता है तो भले ही लोग ठंड में दही खाना बंद कर देते हैं और कई चीजें खाना बंद कर देते हैं, पर उनको नियमित रूप से दही का सेवन करना चाहिए, जैसे कि आपने यहाँ पर मेंशन किया। और खासकर गृहिणियां जो कि अपनी हेल्थ से कभी भी कॉम्प्रोमाइज मतलब उन कर ही लेती हैं, खाती नहीं है, समय से नाश्ता नहीं करती खा। तो मैम आपने जो ये बातें कही, निश्चित रूप से अगले सवाल के साथ मैं आपके पास लौटूंगी। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सर जिस तरह से आपने कहा कि हार्ट डिजीज ठंड में सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, और आजकल सर हार्ट डिजीज सिर्फ 50 या 60 के ऊपर के लोगों को नहीं हो रही है, आजकल युवा वर्ग भी इसकी चपेट में है। तो डॉक्टर मुकेश आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से ठंड में युवा वर्ग को जो ऑफिस गोइंग है, पूरे टाइम अपने 8-8, 9-9 घंटे बैठे रहते हैं, अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम करते हैं, और ठंड के समय एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं लोग, बाहर ठंडा हो जाता है माहौल, तो क्या ऐसे में क्या सलाह देंगे, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस तरह का अपने साथ खाने की चीजें, बाहर का खाना कितना रोकना चाहिए, कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं यदि एक्सरसाइज नहीं की तो ठंड में? सर जी, सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी ऋतु परिवर्तन हो रहा है और इस समय जैसे कि हम सारी बातें चल रही हैं, इस समय सबसे पहले अगर हम अपने कुछ जांचें करा लें, जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन करा लें, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। नियमित एक्सरसाइज, व्यायाम, ये तो हमें जीवन का एक हिस्सा ही इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी हैबिट्स और हमारा जो स्ट्रेस लेवल है जो कि बढ़ता जा रहा है, इसको कम करने की जरूरत है। तो हम अच्छे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं। सबसे पहले अगर जो ठंडियों में सुनने में आता है, हमारे पास भी डे बाई डे जो पेशेंट आते हैं वो ये बोलते हैं कि अब हमको जिम जाना है या हमको कुछ रूटीन स्टार्ट करना है, तो यही हमारी सलाह रहती है कि सबसे पहले आप अपनी एक रूटीन प्रोफाइल कराएं, जिसके अंदर आपका शुगर, लिपिड प्रोफाइल, आपका HbA1c, ये सारी चीजें हों। क्योंकि आपने जैसे अभी एक बात की कि आजकल युवावस्था में ही काफी कार्डियक अरेस्ट और इस टाइप से चीजें, डायबिटिक पेशेंट देखने को मिल रहे हैं, तो ये सच है। आफ्टर कोविड सिनेरियो हैज बीन चेंज नाउअडेज। अभी हम जितने पहले अगर एक डायबिटिक की एज होती थी 40 के बाद, हम उसको सोचते थे कि 35-40 के बाद, किस 40 साल के बाद हम उसका एक शुगर की जांच कराएं, लेकिन आजकल 18 से 20, बल्कि मैं कहूंगा कि हम 15-16 साल के बच्चों का भी अब इन्वेस्टिगेशन कराने लगे हैं, क्योंकि ये चीजें बढ़ने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं कि एवरीडे हमको मरीज ही नई नई चीजें समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि ये अब ये चीजें होती जा रही हैं, जो सिनेरियो पहले था वैसा नहीं है। तो हमको हर एज में, इस समय हर 3 महीने में अगर हमको कोई बीमारी नहीं है, तब भी हमको कुछ ये जांचें करानी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे लिपिड प्रोफाइल है और होमोसिस्टेमिक लेवल होता है, लिपिड प्रोफाइल है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये एकदम से जब बढ़ता है तो बॉडी में कोई सिग्नल नहीं देता। जैसे अगर मैं अभी ऋतु परिवर्तन की बात करूं, तो अभी ऋतु परिवर्तन में क्या होता है कि वायरल इन्फेक्शन है, तो कोल्ड, कॉफ, ये सारी चीजें होती हैं, तो हम एक एंटीबायोटिक या अपने फिजिशियन को दिखा के हम ले लेते हैं। लेकिन अगर शरीर में जो कार्डियक मार्कर्स हैं ये आगे बढ़ रहे हैं, एलिवेट हो रहे हैं, कुछ चीजें, कोलेस्ट्रॉल ऊपर आ रहा है, शुगर की मात्रा ब्लड के अंदर बढ़ रही है, तो ये एकदम से सिम्टम सिग्नल नहीं देता है बॉडी के अंदर। जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब बॉडी के अंदर वो सिग्नल्स आने लगते हैं, वो सिम्टम बॉडी देती है कि डलनेस है, यूरिन का बार बार आना, तब हम जांचें कराते हैं। उस समय पता चला कि हम डायबिटिक हो चुके हैं। हमको पहले ही अगर ये चीजें रोकी जाए, समय रहते रोकी जाए, हमको, जो व्यक्ति अगर एक डायबिटिक है या कार्डियक पेशेंट है, तो उसकी तो हम दवाएं दे रहे हैं, उसका तो इलाज चल रहा है, हमको उन व्यक्तियों पर काम करना है जो मरीज ना बने, प्री डायबिटिक है, जो उस दरवाजे पर खड़े हैं, उस दरवाजे पर एक दस्तक दे रहे हैं कि अब मैं डायबिटिक होने वाला हूं, मेरा HbA1c बढ़ गया है, बॉर्डर लाइन पर है, या मैं कार्डियक की तरफ जा रहा हूं। तो नियमित अंतराल में हमें अपना शुगर लेवल, लिपिड प्रोफाइल, एक रूटीन जांच हमारे फिजिशियन से पूछ के जरूर कराना चाहिए। दूसरी चीज, दिवाली के समय अभी बहुत सारा मिठाइयाँ घरों में, ये सारी चीजें बनती हैं, तो पेशेंट्स का हमारे पास जितने आते हैं, वो उनका कहना रहता है कि साहब दिवाली हम खा लेते हैं, उसके बाद हम जांच कराएंगे, तो अगर बढ़ी हुई आएगी तो फिर हम उस हिसाब से फिर मेडिसिन लेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है।
कोई भी चीज जैसे बताया कि हमारा जो स्टमक है इट इज नॉट अ डस्टबिन कि आप उसमें कुछ भी डालते रहें। माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे मैडम ने बताया वो बिल्कुल जरूरी है। हमको एक सिंपल खाने से सिर्फ हमारा पेट भर सकता है, लेकिन क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कितने फाइबर्स चाहिए, कितनी मात्रा में शुगर चाहिए, कितना सॉल्ट चाहिए, ये एक डाइटिशियन एक न्यूट्रिशनिस्ट तय करते हैं, तो बराबर इनकी सलाह लेती रहना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये बहुत अपने युवाओं से कहना चाहूंगा कि नशे से दूर रहें, स्मोकिंग एल्कोहल से दूर रहें, टोबैको से दूर रहें, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो कि धीमा जहर है, जो कि धीरे 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 हमारे इम्यून पावर को कम करता जाएगा और धीरे धीरे खत्म कर देगा। तो इन सब चीजों का सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इस समय हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं और ये आपने कहा कि HbA1c लिपिड प्रोफाइल, जब ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है तो पता नहीं चलता है, वो अचानक जब टेस्ट कराते हैं तब समझ में आता है कि ट्राइग्लिसराइड और HDL और LDL कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ गया है। और जैसे कि आपने शुगर की बात कही, आजकल शुगर हर घर में एक मरीज बिल्कुल कंफर्म है कि उसको प्री डायबिटीज है या फिर डायबिटीज तो कंफर्म है। आजकल बच्चे इसमें सबसे ज्यादा, बच्चों में इनएक्टिविटी की वजह से डायबिटीज बढ़ रही है। मैडम आपके पास आ रही हूं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मैम जैसे सर ने कहा कि आजकल जो डायबिटीज का खतरा बढ़ गया है युवाओं में, और आजकल सभी लोगों में, चाहे बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, कोई भी एज ग्रुप हो, उनके लिए खान पान बाहर का बहुत बढ़ता जा रहा है। क्या सजेस्ट करेंगी, कैसा एक आपने जैसे कि पहले भी बताया बैलेंस डाइट होनी चाहिए, पर जो लोग नहीं जल्दी निकलना है, जिन्हें घर से बाहर, जिन्हें दिन भर बाहर रहना है, रात को ही आते हैं, सुबह सुबह जल्दी निकल जाते हैं, उनके लिए कैसा एक अच्छा टिफिन कैसा होना चाहिए ठंड के मौसम में भी? बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है सर ने कि आजकल HbA1c जो प्री डायबिटीज वाले लोग हैं, हमें उन पे तो विशेषकर ध्यान देना चाहिए कि ये आगे जाके बीमार ना बन जाएं। तो जो डायबिटिक हैं और जो प्री डायबिटिक है, जिनको कि हमेशा एक रश रहता है कि नहीं खाना नहीं खाना है, स्किप करना है और हमें काम पे पहुंचना है, तो सबसे पहली चीज ये है कि जो भी आपके घर में हेल्प है, जो मेड है या फिर आपकी पत्नी जो आपका टिफिन बना रही हैं, तो कृपया करके उनसे बोलिए कि आप ऐसे 2 खन का टिफिन हमें मत रखिए, पूरा 4 खन का टिफिन रखिए। तो उसमें क्या होता है कि हम एक बैलेंस मील को अकोमोडेट कर पाएंगे। देखिए काम आप एक दिन नहीं कर रहे हैं, आपको उसको अपने लाइफ के 60 या 65 वर्ष तक करना है। तो यदि आप डेली के बेसिस पे अपने लंच में आप अपना बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, तो ये इम्बैलेंस आप ही को एसिडिटी, मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन ऐसी सब बीमारियों में धकेलता है। तो कृपया करके अपना टिफिन अच्छा रखें। टिफिन में दही ले जाना सबसे इम्पोर्टेंट है। दही प्रोबायोटिक है और उसमें बहुत अच्छे विटामिन, मिनरल्स सब मिलते हैं, प्लस प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। जो वेजिटेरियन डाइट हम लोग मैक्सिमम क्या फॉलो करते हैं, वेजिटेरियनिज्म, तो दही वेजिटेरियन है, तो आप इसको रोज लेके खाएं। आप दालों को रोज ही ना बनाएं। अब जैसे रोटी सब्जी टाइप का ही टिफिन हमेशा आप यदि कैरी करते हैं, तो रोटी सब्जी इज एन इम्बैलेंस मील, इसमें प्रोटीन कहीं नहीं है, इसमें फाइबर कम है। जब प्रोटीन और फाइबर कम होता है तभी आप डायबिटीज की गिरफ्त में आने लग जाते हैं। तो कृपया करके दाल लेके जाएं, सब्जी बना के, जरूर से जरूरी है कि भाई हम जैसे जो भी सीजनल, जो भी लोकल हमारे यहाँ सब्जियां होती हैं वैसा आप खाना लें। और चपाती और चावल जो भी हम खाते हैं उनमें से कोई एक अनाज कर लें। अनाजों पे बहुत ज्यादा कहना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जैसे कि रोटी की ढेर या चावल का ढेर लगा के खा रहे हैं और उसमें इतनी सी दाल डाल रहे हैं, तो ये कोई सही खाना नहीं है। आपको हर चीज को बैलेंस्ड वे में लेना है। अभी थोड़े दिन पहले ही इंडिया वी की एक स्टडी आई है जिसमें उन्होंने यही बताया कि इंडियंस बहुत ज्यादा रोटी और चावल पे बैंक करते हैं और इसीलिए हमें डायबिटीज ज्यादा हो रही है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये बहुत कहने से प्योर टाइप के कार्ब्स हैं। और जब कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट होती है तो इंसुलिन हम जितना हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है वो उसके बराबर नहीं पड़ता है, तो हमेशा इंसुलिन की कमी होने लग जाती है और इस तरीके से हमारे यहाँ की जनता सबसे ज्यादा डायबिटिक बनती जा रही है। इंडिया इज बिकमिंग द डायबिटिक पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कार्ब्स कम करें।
जी डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी ये जानकारी दी कि पहली बात तो आपने टिफिन की बात बताई कि लोग दो खंड का टिफिन लेके जाते हैं, जो कि नहीं ले जाना चाहिए, 4 खंड का टिफिन होना चाहिए। उसमें आपने दही को बहुत प्रमुखता से उसमें दही को जगह दी है कि दही लोग बहुत ऑफिस नहीं ले जाते, खट्टा हो जाता है। कुछ उनको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि दही को अपने डेली मील्स में शामिल करना पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज आपको एक बताऊं कि आप जब घर से निकल रहे हैं तो जामन और दूध आप अपने उसमें डिब्बे में डाल के ले जाइए। जब तक आपके खाने का टाइम आएगा तब तक दही जम जाता है, तो ये व्यवस्था की जा सकती है। हमारे तक आपको सुन रहे हैं मैडम शुक्ला, ये भी बहुत अच्छी बात है कि जामन और दूध अपने साथ रख लें, जब तक ऑफिस पहुंचेंगे दही बन जाएगा। और ये भी बात आपने बहुत कही कि बहुत सारी रोटी, बहुत सारा चावल खाना ये कोई सही डाइट नहीं है। ये बहुत अच्छी बात आपने यहाँ बताई, क्योंकि अधिकतर लोगों के टिफिन में 4-5 रोटी होती है, सब्जी होती है, ज्यादा से ज्यादा सलाद ले जाते हैं, इसको वो बैलेंस डाइट मानते हैं। पर ये आपने कहा कि ये बैलेंस डाइट नहीं है, आपको सलाद, फ्रूट्स, सुबह फ्रूट्स खाने की भी आदत डालनी पड़ेगी। इस सवाल पे मैं आपसे जुड़ूंगी। सर से एक सवाल करना चाहूंगी। डॉक्टर मुकेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सर्दी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और अस्थमा का खतरा सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है और इससे कैसे बचाव करें? देखिए, ये जितने खतरे हमने आपने बात की है, ये बदलते मौसम में बढ़ता है। इनसे बचाव का बहुत बढ़िया तरीका है मास्क यूज करना। जितने भी ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं, एलर्जिक पेशेंट हैं, अभी घरों में वाइट वॉश होगा और पुरानी डस्ट से साफ सफाई होगी। इस समय कोशिश करें कि हमेशा मास्क यूज करें। मास्क को जीवन का एक मतलब एक यूनिफॉर्म बना लें कि अगर हम भीड़ में जाए तो जैसे हम कोविड के समय मास्क यूज कर रहे थे, वही मास्क हम ऐसे समय यूज करें। इससे हम 90% हम बच सकते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज, हमारी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना इस समय बहुत जरूरी है। देखिए, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आजकल जितने युवाओं में, बच्चों में देखने में आ रहा है कि उनका जो स्ट्रेस लेवल है ये काफी बढ़ा हुआ है। मैं एक 12 साल के बच्चे का या 15 साल के बच्चे का भी लिपिड कराता हूं और विटामिन डी कराता हूं, तो उसका लिपिड प्रोफाइल में एलडीएल बढ़ा हुआ मिल रहा है और विटामिन डी आफ्टर कोविड बहुत ज्यादा कम हो रहा है, और विटामिन B12। ये इन सबको बराबर अगर जब आप नियमित जांच कराएंगे तो आपको समझ में आएगा कि विटामिन डी और B12 की कमी हो रही है और इसके लिए हमको काम करना है। हाँ, जो वाटर बोर्न इन्फेक्शन है और टाइफॉइड है, जॉइंटिस है, इसके लिए हमको ये ध्यान रखना है कि हमको घर का पानी, साफ पानी पिए, बाहर का खाना नहीं खाएं। योर स्टमक शुड नॉट बी एम्प्टी मोर देन 3 आवर्स। एवरी 3 आवर्स यू हैव टू टेक समथिंग। हर 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा मील आप खाते रहें। स्क्रीन टाइम हमको दूर रखना है। इस समय एलर्जिक पेशेंट बहुत ज्यादा हमको देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में हमारा बैलेंस डाइट, जैसे मैडम ने बताया, इस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं, कार्डियक पेशेंट हैं, डिसलिपिडीमिया के पेशेंट हैं, इनको अपने फिजिशियन को हर महीने 15 दिन में एक बार उनकी राय लेना जरूरी है। और एक चीज मैं कहूंगा कि डायरेक्ट केमिस्ट के पास जाकर दवाएं ना लें, जो कि हमको देखने में बार बार आ रही हैं। और दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आपके माध्यम से दर्शकों को भी मैं समझाना चाहता हूं कि प्लीज आप लोग गूगल से या यूट्यूब से देख के कोई भी मेडिकेशन ना लें, किसी भी प्रकार का अपना कोई भी उपचार नहीं करें। आपको जो भी आपके फिजिशियन हैं, जिसके पास भी आप दिखाते हैं, आप उन्हीं से अपना ट्रीटमेंट कराएं। तो इन छोटी छोटी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे, नियमित आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, आपका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन अच्छा रहेगा, आपकी नींद प्रॉपर होना चाहिए, स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए और बैलेंस डाइट लेना चाहिए। ये सारी चीजें, नशे और इससे दूर रहना है, तो आप निश्चित तौर पर
अच्छा आप कर सकते हैं। डॉक्टर मुकेश, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो कि मिला जुला न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन मैडम जो बता रही हैं और सर जो बता रहे हैं, ये मिला जुला कॉम्बिनेशन है कि स्वस्थ रहने के लिए पहला तो खान पान और बाहर की जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है वो तो आपको बढ़ाना ही है। साथ में मैडम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए क्या खाएं। जैसे कि आप सभी को घरों में मालूम होता है हल्दी, अदरक, तुलसी और शहद का सेवन ठंड के दिनों में ज्यादा करते हैं। मैडम जोड़ों के दर्द के लिए क्या कहेंगी, क्या ऐसा खाएं कि जोड़ों का दर्द जिसमें राहत मिले। पानी कम पीते हैं मैडम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे ठंड में जो पानी पीने की जो हैबिट है वो कम हो जाती है, तो कैसे इस सब चीजों को डेली रूटीन में प्रॉब्लम ना हो, कैसे पानी का भी इंटेक बना रहे, इम्यूनिटी भी बढ़िया रहे, हाथ पैरों में जोड़ों में जो दर्द है उसके लिए भी कौन सी चीजें खाएं। हाँ, देखिए जितनी भी सब ये चीजें हैं हमारे कंडिमेंट्स एंड स्पाइसेस में आते हैं और इनका एक डेफिनेट कहना चाहिए मेडिसिनल वैल्यू है और हम इससे नकार नहीं सकते कि अदरक है, हल्दी है, ये सब खाने से, गर्म पेय पदार्थ पीने से हम डिहाइड्रेट होने से बचते हैं, गले में जरा भी खराश हो तो ये सभी चीजें हमको राहत महसूस कराती हैं। तो प्रश्न वही है कि इम्यूनिटी कैसे बूस्ट की जाती है। देखिए इम्यूनिटी क्या है और किन चीजों से बनती है। दैट इज योर व्हाइट ब्लड सेल्स, ये सब प्रोटीन से बनते हैं। आपकी डेली डाइट में आपका प्रोटीन इंटेक बराबर रखिए तो आपकी इम्यूनिटी हमेशा अच्छी रहेगी और जो सीजनल फ्लू है ये हमको अटैक नहीं करते हैं या फिर इनका जो असर या जिनका जो इम्पैक्ट है वो बहुत मिनिमल रहता है। अब जैसे जोड़ों के दर्द की बात करें, देखिए जॉइंट्स में स्टिफनेस इनएक्टिविटी के कारण होता है, तो आप सबसे पहले तो अपनी एक्टिविटी का ध्यान रखिए कि आपको नियमित पैदल चलना है या जो भी आपके एक्सरसाइजेस आपके फिजियोथेरेपिस्ट या आपके डॉक्टर्स आपको सजेस्ट किए हैं तो कृपया करके वो एक्सरसाइजेस जरूर करें। मांसपेशियों को चला के रखें, आपकी बोन्स को फ्यूज नहीं होने दें। और दूसरी चीज है कि जब मांसपेशियों का हमें ध्यान रखना है तो ऑब्वियसली हमें अपने डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा जिसके अंदर प्रोटीन होता है और वो प्रोटीनियस डाइट ही हमारी मसल मेकिंग बिजनेस करती है। तो जब मसल्स अच्छी रहेंगी तो ऑब्वियसली आपके जोड़ों में दर्द नहीं होगा। मान लीजिए यदि होता भी है तो अखरोट है, मेथी दाना है, ड्राई फ्रूट्स में जैसे बादाम है, ये जो चीजें हैं ये हमारे जोड़ों के दर्द में कमी लाने में प्रभाव डालती हैं। इनका इम्पैक्ट अच्छा है बिकॉज ओमेगा 3 बहुत है। तो अब जैसे हाँ एक और प्रश्न आता है कि हमें ये सब चीजें गीले करके खाना है कि सूखे करके खाना है, तो बेस्ट है कि आप इनको सूखे ही खाइए क्योंकि ओमेगा 3 ऑयल्स हैं जो इन नट्स और सीड्स में मिलते हैं। तो कृपया करके इनको भिगोए नहीं, ऐसे ही खाएं ताकि ये ऑयल्स आपके शरीर में जाके फायदा दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो भी जानकारी दी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के लिए डॉक्टर प्रीति शुक्ला, और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपकी भी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस शो में जुड़े। तो दोस्तों सर्दियों में जो है स्वास्थ्य और आहार के बारे में हमने बहुत कुछ समझा, सीखा। साथ में ही दीपावली जैसे महापर्व पर भी एहतियात बरतने की जरूरत है और हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो जी इजाजत, फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ, आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए और ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।